So, hello everybody, welcome to the daily answer writing series that goes by the name of Anthro Talks, and this is the day 14th. डे 13 से हमारा जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है दैट वाज ओवर, और अब हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी से शुरू करने वाले हैं. ठीक है, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी से भी हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से या फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी से शुरू करेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट देयर इज़ एन अनाउंसमेंट टू मेक. हमारे पास दो कोर्सेज जो हैं दे आर रनिंग लाइव. वन कोर्स इट इज़ फॉर द आंसर राइटिंग एंड डेली एवेल्यूएशन. इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर आपको वीडियोस भी दिए जाएंगे फॉर योर वैल्यू एडिशन. डेली आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है एंड उसी के साथ जो है वो एक फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज़ भी इसी के अंदर मिल जाती है. एंड द सेकंड कोर्स इट इज़ द 360 डिग्री कोर्स, बेसिकली फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ जो एक हैंड होल्डिंग अप्रोच है वो इसके साथ विद द हेल्प ऑफ द वीकली टेस्ट एंड द फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज़ जो है वो करवाया जाता है. सो दीज टू कोर्सेज आर लाइव. सो प्लीज़ गो ऑन द O2IS Academy ऐप, और या फिर आप जो है वो इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन. ठीक है जी, चलिए. सो दिस इज द डे 14th एंड दीज आर द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टू एवोल्यूशनरी बायोलॉजी. ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी लिख दिया, एंथ्रोपोलॉजी नहीं लिखा तो कुछ गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. बिल्कुल नहीं. जो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, खास करके जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं या फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस का कंटेक्स्ट समझिए कि उन क्वेश्चंस को किस तरह सेट किया गया है, आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है. ठीक है, उन चीज़ों को एक बार देख के फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कीजिएगा. जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो लिख दिया. व्हाट वर द फैक्टर्स? फैक्टर्स अलग चीज़ है. फैक्टर्स जैसे म्यूटेशन हो गया, जैसे रिकम्बिनेशन हो गया, दे आर द फैक्टर्स. वो फैक्टर्स थे, इनमें खोज हुई और इनकी खोज की वजह से इवेंचुअली उनकी खोज है उसको मिलाया गया आपस में, एंड देन आपके पास जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आई कि ठीक है, जो एवोल्यूशन है वो इस तरह से होता है. फिर ये फैक्टर्स हैं, दीज आर द फैक्टर्स दैट द थ्योरी इज द प्रोडक्ट ऑफ. समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये म्यूटेशन हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ये सारे फैक्टर्स हैं. धीरे धीरे इनके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती गई एंड इवेंचुअली हमने इन चीज़ों को कल्मिनेट किया एंड देन सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमारे सामने आ गई. यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर द कीवर्ड्स, यहाँ पे चीज़ें आपने लिखनी है. ठीक है, सो बेसिकली एक आपके पास जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जो एक स्कोप रहा है कॉन्ट्रीब्यूशंस का, वो आपसे जो है वो पूछा जा रहा है. ठीक है, सो यहाँ से हमें क्वेश्चन का सेंस पता चल गया. अब इसी असेंस पे हम इंट्रोडक्शन करेंगे, बॉडी लिखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट. ठीक है, चलिए. So we will divide our analysis into 3 parts. पहला intro, body and then conclusion. ठीक है जी. इंट्रोडक्शन के अंदर we'll see कि आपके पास जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 सब पार्ट्स के अंदर या फिर 3 पार्ट्स के अंदर आप इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को एड्रेस कर सकते हो, जो है वो आप डाल सकते हो. ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट जो है दैट इज पॉपुलेशन डायनामिक्स. द सेकेंड पार्ट इट इज म्यूटेशन. द थर्ड पार्ट इट इज population
जेनेटिक्स। 3 पार्ट्स के अंदर इसको जो है वो डिवाइड कीजिए। नाउ दी सेकंड स्टेटमेंट। तो अब जो दूसरी स्टेटमेंट होगी, अब यहाँ पे आपने चीज़ों को खोल दिया कि ठीक है भैया मुझे पता चल गया, ठीक है, एग्जामिनर को यहाँ से पता चल जाएगा कि ओके अब उसको जो है वो चीज़ों के बारे में पता चल गया। अब दूसरी स्टेटमेंट में इसी स्टेटमेंट को और खोल दीजिए। पॉपुलेशन डायनेमिक्स में किन लोगों ने काम किया है? अर्नस्ट मायर ने काम किया है, MAYER, अर्नस्ट मायर ने काम किया है। जूलियन हक्सले ने काम किया है। TT थॉम्सन ने काम किया है। म्यूटेशन के अंदर किन लोगों ने काम किया है? सबसे इंपॉर्टेंट काम डोबझांस्की का है, फिर HJ मुलर का काम है, देन उसके बाद आपके पास ह्यूगो डेवेरिस का काम है, ठीक है। तो इन लोगों का काम जो है वो म्यूटेशन के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। देन उसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर किन का काम है? हार्डी वाइनबर्ग का काम है, सीविल राइट का काम है, ठीक है। आपके पास ये 2 लोग जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का नाम लिखें, बट कुछ नाम जो है वो आप ज़रूर लिखते हैं। अर्नस्ट मायर, जूलियन हक्सले, TT थॉम्सन, डोबझांस्की, मुलर, ह्यूगो डेवेरिस, हार्डी वीनबर्ग, सीविल राइट, कुछ नाम जो है वो आप ज़रूर लिखें। अब बॉडी के अंदर आप इन्हीं चीज़ों को पकड़ें और आप कॉन्ट्रीब्यूशंस को बताते जाएं। पहले अर्नस्ट मायर को पकड़ें। अर्नस्ट मायर ने जो है वो ये कहा था कि एक जगह के ऊपर आपके पास ना म्यूटेशंस का पता चलेगा। अगर आप नेचुरल सिलेक्शन को स्टडी करना चाहते हो तो आपको पूरे जीनोम के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, पूरे जीनोम को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जस्ट राइट इन पॉइंट्स, क्योंकि इतना है नहीं हमारे पास, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। फिर उसके बाद आप आए हक्सले के ऊपर, जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ने देन जो पुरानी जितनी भी थ्योरीज आ रही थी उनका जो है वो एवोल्यूशनरी सिंथेसिस किया, ठीक है। देन द थर्ड वन, तीसरे जो हैं वो आपके पास TT थॉम्सन हैं। TT थॉम्सन ने इन सारी चीज़ों से जो भी चीज़ें आपके पास बन रही थी, थॉम्सन एंड बेल मॉडल बनाया, ठीक है, पॉपुलेशन को समझने के लिए, ठीक। अगेन एप्लीकेशन वगैरह वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को लिखते जाइए, चीज़ें जो हैं वो समझ, एग्ज़ामिनर को भी जो है वो आप समझिए कि उसको भी कुछ आता है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। देन उसके बाद म्यूटेशन के ऊपर पहुंच गए, डोबझांस्की का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो म्यूटेशन को सबसे पहले म्यूटेशन के जो म्यूटेशन का जो एक प्रोसेस होता है या फिर म्यूटेशन का एक जो मैकेनिज़्म होता है वो डोबझांस्की ने समझाया, ठीक है। ड्रोसोफिलिया के अंदर डोबझांस्की के यू हैव सर्टन ड्रोसोफिलिया के अंदर उन्होंने जो है वो काम किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और म्यूटेशन को और एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को जो है वो दोनों को मिला के उन्होंने समझाने की कोशिश की है डोबझांस्की ने। देन उसके बाद मुलर आ जाते हैं। मुलर ने लीथल्स के ऊपर काम किया है, बैलेंस लीथल्स के ऊपर काम किया है, जो लीथल जीन्स हैं किस तरह से म्यूटेशन की वजह से बनते हैं और किस तरह से इंसानों के अंदर ये अपने आप को प्रोपोगेट करते हैं, उसके ऊपर काम किया है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद म्यूटेशंस किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से अपने आप को जो है वो म्यूटेशंस रेप्लिकेट करते हैं, क्यों म्यूटेशंस आपको दिखाई नहीं देते अक्सर, तो इन सारे सवालों के ऊपर ह्यूगो डेवेरिस ने काम किया है। देन पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर सिविल राइट का काम आई बिलीव आप सब लोगों को पता ही होगा, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है, दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस, और इस तरह से चीज़ों को लिखना है। देन कंक्लूजन के अंदर एक स्टैंड लेना है, और ऑब्वियसली आपका यही स्टैंड होगा कि जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कि आप जो एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की थ्योरीज़ हैं उनको आप समझ सकें, ठीक है। दैट इज़ द कंक्लूजन, ये आपके पास कंक्लूजन है, ठीक है, कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझाने में जो सिंथेटिक थ्योरी का जो एक रोल है वो बहुत बड़ा रहा है,
ठीक है। सो इस तरह से चीज़ों को लिखना है। गॉट द पॉइंट। जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो इस तरह से आना चाहिए। प्रॉपर आप थिंकर्स को लिखोगे, अर्नस्ट मायर ने क्या किया है, जूलियन हक्सले ने क्या किया है, टी थॉम्सन का क्या रहा है रोल, फिर उसके बाद डोब ज़ांसी का लिखोगे, मुलर का लिखोगे, डेवेरिस का लिखोगे, ठीक है। तो प्रॉपरली इन चीज़ों को लिखना है, इसी तरह से आप जो है वो आगे बढ़ोगे और इसी तरह से चीज़ों को करने का फ़ायदा भी है, इसी तरह से चीज़ों को लिखने का फ़ायदा भी है। यही चीज़ें आपको नंबर दिलाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फर्स्ट। जो दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, इट वॉज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नियो डार्विनिज्म, ठीक है। तो नियो डार्विनिज्म के ऊपर आपसे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया था। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि न्यू डार्विनिज्म बना क्यों है। तो आपके पास अगेन मैं साथ में चीज़ें लिखता जाऊंगा और साथ में आपको समझाता जाऊंगा। देन आप अपने जो है वो सवाल को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ द इंट्रो, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट। 3 पार्ट्स के अंदर आप इसको डिवाइड कर दीजिए। इंट्रो के अंदर आप सिंपली लिखिए कि आपके पास जो डार्विन की किताब है वो इट वाज पब्लिश्ड इन 1859 ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एंड इन 1880s आपके पास जो है वो नियो डार्विन स्कूल का जो है वो एक एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, नियो डार्विनिज्म का एक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ। ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि किन की हेल्प से नियो डार्विनिज्म का एवोल्यूशन शुरू हुआ है। विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहले तो आपके पास वही हैं भाई साहब, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ये डार्विन के कंटेम्परेरी थे, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है डार्विनिज्म को सपोर्ट करने में। जब डार्विनिज्म के ऊपर 1880-90 के दशक में बहुत सारे जो है वो डाउट्स आने लगे, तो हर्बर्ट स्पेंसर का बहुत बड़ा रोल रहा है डार्विन को सपोर्ट करने में। फिर उसके बाद ये तो हैं एक सोशोलॉजिस्ट, फिर उसके बाद कुछ बायोलॉजिस्ट भी सामने आए हैं, बायोलॉजिस्ट भी आगे आए हैं, जैसे अगस्ट वाइजमैन का बहुत बड़ा काम रहा है। फिर उसके बाद अर्नस्ट हैक्कल, इनका भी बहुत बड़ा काम रहा है डार्विन को सपोर्ट करने में। सिमिलरली वेल्डन, सिमिलरली कैसनेला, ठीक है। सिमिलरली डेवनपोर्ट, खैर डेवनपोर्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज़ के अंदर रहे हैं, तो ज़्यादातर इनको लिखा भी नहीं जाता है। तो इन सब लोगों ने जो है वो बहुत काम किया है, ठीक है। सो आप इन सब लोगों के एक्सेट्रा लिख दीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपके पास सैंडर्स हैं। सैंडर्स ने एक्सपेरिमेंटली डार्विन को जो है वो सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की थी, ठीक है। सो इन सब लोगों ने, दे आर नोन एज द नियो डार्विन्स, क्योंकि डार्विन को 1880 के बाद इन्होंने सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की। सो इसके अंदर हम कुछ लोगों के, अब देखो बॉडी पार्ट आएगा। बॉडी पार्ट के अंदर इसी चीज़ को खोल लीजिए, इंट्रोडक्शन, इट इज़ एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द क्वेश्चन एंड द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी पार्ट के अंदर आप अपने जो इंट्रोडक्शन है उसको ही खोल लीजिए। हर्बर्ट स्पेंसर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सोशियोलॉजी के अंदर चले गए, ठीक है। वाइजमैन से शुरू करना चाहते हैं, वाइजमैन से शुरू कर दीजिए। अगर आप वेल्डन से शुरू करना चाहते हैं, हैकल से शुरू करना चाहते हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ट्राई टू स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्डन। तो वेल्डन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आपके पास, अगेन दीज आर नोन एज द मोथ एक्सपेरिमेंट्स। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद वेल्डन यू कैन डू सो, ठीक है। तो वेल्डन के जो हैं वो आपके पास शोर क्रैब एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगेन मैं ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाऊंगा, बिकॉज एक टाइम लिमिट है, वो हम ब्रीच कर देंगे यहाँ पे। तो शोर क्रैब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो वेल्डन ने किए, और शोर क्रैब एक्सपेरिमेंट्स करके वेल्डन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद डेवनपोर्ट हैं।
डेवनपोर्ट है, इनके यू हैव दी हॉक एक्सपेरिमेंट्स, हॉक एक्सपेरिमेंट्स डेवनपोर्ट ने करने स्टार्ट किए। फिर उसके बाद कैसनोला के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो सैंडर्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो जिनको आप बटरफ्लाई या फिर मोथ एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हो, ठीक है। और बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो ये जो हैं आपके पास दीज आर द नियो डार्विन्स, ये आपके पास नियो डार्विन्स हैं। सो इन एक्सपेरिमेंट्स को अगर नहीं भी पता है तो जस्ट मतलब इन एक बार मैसेज कर दीजिएगा इसके ऊपर, इस नंबर के ऊपर, मैं आपको इसका हैंड आउट जो है वो भेज दूंगा, ठीक है। सो इन सब लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और नियो डार्विनिज्म ने कुछ कंक्लूजन सेट किए, कुछ आपके पास जो है वो पोस्टुलेट सेट किए, ठीक है। वो पोस्टुलेट्स क्या थे? पहला पोस्टुलेट यही था कि ओके देयर इज प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोडक्शन, और इसके ऊपर जो नेचर है वो चेक्स लगाती है। वो डार्विन ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, हाँ बिल्कुल इसके ऊपर नेचर जो है वो चेक्स लगाती है, ठीक है। और दूसरा जो है देयर इज प्रॉपर नेचुरल सिलेक्शन, जो आपके पास नेचुरल सिलेक्शन है वो होता है, ठीक है, इट इज देयर। तीसरा जो है वो इन्होंने जर्म प्लाज्म की थ्योरी को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की। चौथा जो है वो इन्होंने ये कहा कि जो म्यूटेशंस हैं दे आर द रॉ मटेरियल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशंस ही रॉ मटेरियल बनती है नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। सो ये जो थ्योरीज हैं इनको इन्होंने सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की। सो ठीक है, मोटा मोटी सो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। क्योंकि 10 मार्क्स का है, ज़्यादा हम लिख भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक आध एक्सपेरिमेंट भी आप इसके अंदर सब्सटेंशिएट करके दिखाओगे या एक्सप्लेन करके दिखाओगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। देन कंक्लूजन के अंदर फिर से आप यही चीज़ें लिखोगे कि विद द हेल्प ऑफ द शोर क्रैब एक्सपेरिमेंट्स, मोथ एक्सपेरिमेंट्स, हॉक एक्सपेरिमेंट, और आपके पास ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए नियो डार्विनिज्म ने डार्विन को दोबारा से एकेडमिक सर्कल्स के अंदर ये लेके आया, और उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं लाइक जर्म प्लाज्म, लाइक द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन, इस चीज़ को इन्होंने सब्सटेंशिएट करके दिखाया। एंड इवेंचुअली दिस टर्न्ड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। सो दिस शुड बी द माइंडसेट, और इस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन में किस तरह से हमने चीज़ों को खोला, उसका ओरिजिन बताया, और फिर उसके बाद हमने उन जो लोगों ने उसके अंदर काम किया था, जो लोगों ने उनको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की थी, उनको हमने लिख के बताया। फिर उसके बाद उन लोगों को हमने थोड़ा सा खोल लिया, उनके काम के बारे में लिख दिया, और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, वैसे तो 9-10 पोस्टुलेट्स हैं इसके, बट सारे पोस्टुलेट तकरीबन इन 4 पोस्टुलेट्स में सिमट जाते हैं। प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन होता है, नेचुरल चेक्स लगते हैं, नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन का जो बेसिस बनता है वो म्यूटेशन बनता है, एंड देयर इज द थ्योरी ऑफ द जर्म प्लाज्म, कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास अडेप्टेशंस हों दैट विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। सो ये जो सारी की सारी थ्योरीज हैं, सो दैट यू हैव टू राइट, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द अडेप्टिव रेडिएशन इन द नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, ट्राई टू डिवाइड द बॉडी पार्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स के अंदर इसका बॉडी पार्ट जो है वो डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। द फर्स्ट थिंग इज वेयर यू आर गोइंग टू राइट द थ्योरी, द सेकेंड इज वेयर यू आर गोइंग टू सब्सटेंशिएट द थ्योरी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इवन अगर आप पिछला क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पे भी हमने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट्स हैं पहले उनकी बात की, फिर उसके बाद हमने उन चीज़ों को कंक्लूड करने की बात की, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जब आप एक आंसर लिखो। सो आप इंट्रो लिखोगे, बॉडी,
एंड देन आप जो है वो कंक्लूजन करोगे इसका, ठीक है। सबसे पहले ट्राई टू गिव, यहाँ पे ट्राई टू गिव द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, क्योंकि बटनर जानुश ने, खास करके बटनर जानुश की जो डेफिनेशन है उसको आप देने की कोशिश कीजिए। बटनर जानुश ने ऑलरेडी अपनी डेफिनेशन के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन को नेचुरल सिलेक्शन के साथ जो है वो जोड़ रखा है। सो उनकी डेफिनेशन से आप शुरू कीजिए, बटनर जानुश की डेफिनेशन से, ठीक है। देन उसके बाद आप बताइए कि जो आपके पास अडेप्टिव रेडिएशन है वो नेचुरल सिलेक्शन में इस तरह से काम आती है। पॉइंट नंबर 1, पहली चीज़ है कि आपके पास अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, दैट देयर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद देयर इज माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद देयर इज अडेप्टेशन और देयर इज माइग्रेशन टू द अदर इन्वायरमेंटल नीश, और वहाँ पे माइग्रेशन होने के बाद देयर इज अडेप्टेशन, प्रॉपर अडेप्टेशन होती है। और इस अडेप्टेशन के बाद इवेंचुअली अडेप्टेशन के बाद जो है वो देयर आर मॉडिफिकेशंस, ठीक है। ये जो है आपके पास ये आपके पास एक प्रोसेस होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, ये आपके पास अडेप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस है, ठीक है। द सेकेंड इज, अब हम इसी चीज़ को नेचुरल सिलेक्शन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपके पास क्या चीज़ होती है, देयर इज इनब्रीडिंग, उन्हीं के अंदर इनब्रीडिंग होती है, क्योंकि पॉपुलेशन एक बार बहुत कम रह जाती है सर्वाइवल की स्ट्रगल में, उसी के अंदर आपके पास इनब्रीडिंग हुई, एंड इनब्रीडिंग के बाद कुछ जो आपके पास जीन पूल है, जो न्यूली फॉर्म्ड जीन पूल है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। द थर्ड इज द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज, या फिर ओरिजिन ऑफ द न्यू कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स का ओरिजिन होना स्टार्ट हो जाता है। चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इसके अंदर हमने मेंशन नहीं की, दैट दिस अडेप्टेशन इट डिपेंड्स अपॉन अडेप्टेबिलिटी और जीन पूल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो उसके अंदर जीन पूल है, विच इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन द म्यूटेशंस, ये फिर से म्यूटेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सो ऑल दीज थिंग्स दे कम टुगेदर एंड देयर इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास जो अडेप्टिव रेडिएशन है वो नेचुरल सिलेक्शन के साथ मिलता है। नाउ यू विल राइट द केस स्टडी, फिर आप एक केस स्टडी लिखोगे, ठीक है, जो फिंचेस वाली केस स्टडी है अलॉन्ग विद द डायग्राम, उस चीज़ को आप लिखोगे, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को लिखोगे एंड देन यू आर गोइंग टू कंक्लूड, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर इसी तरह से आप बताओगे। सो वी कैन से सो कि जो अडेप्टिव रेडिएशन है दैट इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। पॉपुलेशन ओवरलोड हो जाना, उसके बाद माइग्रेशंस का होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास आपकी नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। होप दिस वीडियो इट वॉज वर्थ वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट आए, बिकॉज मुझे अगेन बार बार लगता रहता है कि बच्चों का जो ये वाला सेगमेंट है ये काफ़ी हद तक कमज़ोर रहता है, ठीक है। बहुत जर्नलिस्टिकली बच्चे इन सेगमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, बट नॉट सो जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए, मेरे साथ आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, इस नंबर के ऊपर आप भेज दीजिए, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।